गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कि जीवन के अधिकार का जो अगला एक्सटेंशन है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। जब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात आती है तो देखो, ये तो नेगेटिव मीनिंग है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का नेगेटिव मीनिंग है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्योंकि जब हम मानेका गांधी केस की बात याद होगी तो जीवन का अधिकार का मतलब है राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। गरिमा में जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो जब जीवन का अधिकार का मतलब होता है गरिमा में जीवन का अधिकार और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो दोस्तों डिग्निटी का मतलब ये होता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि आई एम ओनर ऑफ माई माइंड एंड बॉडी। तो मैं अपने मन और शरीर का स्वामी हूँ। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने मन और शरीर का मालिक है, एवरीबडी इज सॉवरेन, संप्रभु है। मालिक का मतलब है अपने मन और शरीर का मालिक है, इसका मतलब है मन और शरीर के संप्रभु है। एवरीबडी इज ओनर ऑफ हिज माइंड एंड बॉडी। तो अगर मैं अपने मन और शरीर का मालिक हूँ, इसका मतलब है इस मन और शरीर का मैं कैसा प्रयोग करूंगा मैं ही तय करूंगा। दैट इज द पॉइंट। एक बड़े फिलोसफर कांट, जर्मन फिलोसफर थे, और उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य है और एवरीबडी यानी मैन इज एंड इन इटसेल्फ। और आप देखोगे मैन इज एंड इन इटसेल्फ, इसका मतलब होता है कि सच मानो दोस्तों, व्यक्ति दास बनने के लिए नहीं आया है। नोबडी स्लेव। हम किसी के नौकर नहीं, हम किसी के सेवक नहीं है। गरिमा में जीवन का मतलब है मैं किसी का सेवक नहीं हूँ। फिर आप कहोगे सर ये बताओ, फिर सिविल सेवा का एग्जाम क्यों दिया जा रहा है? क्या फिर कोई कोई सेवक बनेगा ही नहीं? अगर कोई अपनी मर्जी से सेवक बनना चाहे तो बन सकता है। और बच्चों, दोस्त, जीवन की फिलॉसफी तो ये है, यानी जीवन का फलसफा तो ये है कि सच मानो कि हर व्यक्ति अपने आप में अजूबा है। इसीलिए ये जीवन कोई मंजिल नहीं है, जर्नी। कई बच्चे बड़े दुखी हो जाते हैं, क्यों? कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए। कई बार बच्चे बड़े दुखी हो जाते हैं, क्यों? कुछ खरीदना चाहते थे, खरीद नहीं पाए। किसी के फिराक में थे, वो मिल नहीं पाया। अरे मेरे बच्चों, इन कारण से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच मानो मानव अपने आप में अजूबा है, विलक्षण है। यानी सच मानो कि हम यहाँ दुनिया में काम करने थोड़े आए हैं कि ठीक है हमारा शौक है, पढ़ लिया, हम चाहते हैं कुछ कर लिया। लेकिन मानव होने की फिलॉसफी क्या है? सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ है। दैट इज अ फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो मेरे बच्चों, सोचो जब पैदा हुए थे, अब जब पैदा हुए थे तो बिना किसी खिलौने के, बिना किसी पद के ही खुश होते थे। और कई बच्चों से मिलता हूँ तो कहते हैं सर मैं कह रही दुखी क्यों हूँ? तो कहते हैं सर चिंता मत करो, अभी मैं अभी मैं आ, जब एग्ज़ाम पास कर लूँगा, इस पद पे चले जाऊँगा, तब मैं खुशी हो जाऊँगा। अरे खुश होना हमारा नेचर है। इसलिए इफ़ एवरीबडी इज सॉवरेन ओवर हिज माइंड एंड बॉडी, इसका मतलब है किसी व्यक्ति का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के सेवक या दास के रूप में नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति दूसरे का सेवक नहीं है, दास नहीं है। नो बडी स्लेव एंड नो बडी सर्वेंट। और कई बार आप देखोगे कई बार आप देखोगे कि जब किसी व्यक्ति का प्रयोग दूसरे के लिए किया जाता है तो यही तो शोषण है।
इसलिए पुराने ज़माने में क्या था, सामंतवादी समाज में क्या था, सामंतवादी समाज में क्या हो गया कि देखो राजा महाराजा, कई बार आप देखोगे बड़े बड़े महल बन जाते थे। जो बड़े बड़े महल बनते थे उसमें पता चला मजदूरों के खून पसीने लगते थे। यानी सवाल ये है कि शोषण कहाँ पे नहीं होगा, जहाँ देयर शैल बी इक्वलिटी इन सोसाइटी, जहाँ समानता होगी, जहाँ डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी, जहाँ हर व्यक्ति अपने जीवन को अपने हिसाब से ढालेगा, वहाँ शोषण कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बच्चों, जहाँ समाज में इनइक्वलिटी होगी, जहाँ समाज में विषमता होगी, वहाँ शोषण अपने आप हो जाएगा। और सच मानो अंग्रेज क्या कर रहे थे, हमारे पूरे राष्ट्र का ही शोषण कर रहे थे। अंग्रेज तो हमारे पूरे राष्ट्र का ही शोषण कर रहे थे। तो एक्सप्लॉयटेशन इंडिविजुअल का भी हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन व्यक्ति का हो सकता है। और सच मानो ये पूरी एक्सप्लॉयटेशन वाली कहानी शुरू होती है कहीं कहीं सोशलिस्ट आइडिया से, समाजवादी विचार से। समाजवादी क्या है, उदारवादी क्या है, आगे चल के आपको बताएंगे रिम्बल डीपीएसपी में। तो हमारे संविधान सभा में स्वाभाविक रूप में समाजवादी भी है, हमारे समाजवादी संविधान में समाजवादी भी थे, हमारे संविधान सभा में उदारवादी भी थे। इसलिए कह दिया गया भाई व्यक्ति का अधिकार तो होगा, जीवन का अधिकार तो होगा, लेकिन सच मायने में शोषण के विरुद्ध अधिकार भी होगा। यानी एक व्यक्ति को दूसरे को अपना दास बनाने की परमिशन नहीं होगी। दैट इज अ फिलोसफी ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसलिए मान लो दोस्तों, अब एक्सप्लॉयटेशन क्या है, तो अब जरा देखो कि शोषण का मतलब क्या है। संविधान में तो बताया नहीं गया शोषण का मतलब क्या है, लेकिन शोषण का मतलब यही है कि ह्यूमन इन ट्रैफिकिंग, मानवीय दुर्व्यापार। तो शोषण का मतलब क्या है, ह्यूमन इन ट्रैफिकिंग। यही बात तो आर्टिकल 23 में लिखी गई है। इसलिए आर्टिकल मानवीय दुर्व्यापार, ह्यूमन इन ट्रैफिकिंग। सच मानो दोस्तों, मानव मानव और व्यापार ये दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं। व्यापार वस्तु का होता है, मानव का नहीं। अरे व्यापार उस चीज का होता है इसकी कीमत लग सकती है। व्यापार उस चीज का होता है जो साधन होता है, हम अपने आप में साध्य है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जीवन का पर्पज क्या है, तो क्या मस्ती से जीना जीवन का पर्पज क्या है, बाकी सब साधन है बच्चों। आईएएस बनना साध्य नहीं है, साधन है। दिल्ली आना, कई बच्चे कहते हैं हमारे जीवन का साध्य क्या है, दिल्ली आना है। अरे दिल्ली आना साधन है, साध्य तो हम खुद ही हैं, एंड तो हम खुद ही हैं बच्चों। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन बींग। दुनिया में कोई भी चीज हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। यही तो गरिमा में जीवन का मतलब है। और कई बार बच्चे अपने ही जीवन को छोटा बनाते रहते हैं कि मेरी लंबाई कम है तो मेरे पास पैसा कम है। अरे दोस्तों, सब आप जो हैं उसको ध्यान रखो, आप क्या है। इसीलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव और दुर्व्यापार, वस्तु का व्यापार होता है, मानव का नहीं। और पुराने जमाने में से बड़े खास खास लोग थे, इसलिए आर्टिकल 23 में कहा गया मानव दुर्व्यापार। और सच मानो, और मानव दुर्व्यापार में वेश्यावृत्ति को भी रोकने का प्रयास था। तो मानव दुर्व्यापार की आर्टिकल 23 में यही बात तो लिखी गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और दूसरा बेगार, आर्टिकल 23 में जब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात आती है तो बेगार और ये सब विषमता मूलक समाजों की विशेषता है। और बाध्यता श्रम, बाध्य श्रम, फोर्स लेबर, यानी कई बार इसको हम कहते हैं बलात् श्रम, फोर्स लेबर। ये तीन चीजों को मना किया गया है आर्टिकल 23 में। तो जरा सोच के देखो, बेगार इसका मतलब है कई बार मैं किसी समाजवादी दोस्त को ताजमहल दिखाने लग गया तो उसने कहा मुझे ताजमहल के सफेद संगमरमर में खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। हमने कहा दोस्त कहाँ खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो उसने कहा जानते हो ये सब इतने बड़े बड़े महल कैसे बन गए, क्योंकि जिन गरीबों को इसके लिए बनाने के लिए लाया गया उन गरीबों को कोई पैसा नहीं दिया गया, बेगार। आप देखते हो सामंतवादी फ्यूडल सोसाइटी में बड़ी प्रॉब्लम ये थी, काम करा के पैसा नहीं देना, तो क्या है, बेगार। और सच मानो, काम का मतलब क्या है, जब हम पहली बात तो ये दोस्तों, हम काम करने के लिए जीवन में नहीं आए। जीवन की फिलॉसफी समझ लो।
जीवन में तो मौज करने के लिए आए हैं, मस्ती करने के लिए आए हैं, तो स्वाभाविक रूप में। तो किसी बच्चे को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए क्या पढ़ें? अरे मेरे बच्चे पॉलिटी पूरा होने जाए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी आपको बता देंगे, आईआर भी मैं आपको बता दूंगा, आईआर में भी हमें पढ़ाना है तो आईआर बता देंगे, लेकिन जो बता रहे हैं उस पर ध्यान रखो। तो जरा सोचो, अब बेगार को मना किया गया, इसका मतलब है कि जो जयपुर का किला बन गया, ताजमहल बन गया, वो सब कैसे बन गया? अरे पैसा देके थोड़े बनवाया गया, उसको पता चला कि श्रमिकों से बनवा लिया गया। और देखो श्रम क्या है, हमारे जीवन का बहुत अभिन्न भाग है। इस मानव जीवन की बड़ी विशेषता है दोस्तों, हम श्रम कहाँ करते हैं? जो चीज़ हमें अच्छी लगती है। मानव जीवन, याद रखो, कोई आदमी आलसी नहीं होता। कई बार हमें गलत तरीके से मानव जीवन को परिभाषित कर लेते हैं, हम सोचते हैं आदमी आलसी, आलसी नहीं होता कोई आदमी। सच मानो उसे पसंदीदा काम नहीं मिलता। और कई बार इसलिए अगर बच्चों, कई बार देखो जीवन में कुछ भी हो, अपने पसंदीदा काम करना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि अगर हमें बेगार का मतलब है कि काम करा के पैसा नहीं देना, ये तो फिर मानवीय जीवन का अपराध है। मानवीय दुर्व्यापार का मतलब क्या है? वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन ये क्या है? मानवीय दुर्व्यापार। यद्यपि अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि प्रोस्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ राइट टू प्रोफेशन। प्रोस्टिट्यूशन एक तरीके से वृत्ति का अधिकार है, आजीविका का अधिकार है। ये थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी जो पिछले साल आया वो थोड़ा सा विवाद का विषय है। लेकिन वेश्यावृत्ति दैट इज मानव दुर्व्यापार, मानवीय अंगों का व्यापार। कई बार आप देखते हैं कि कई डॉक्टर पकड़े गए किडनी के अवैध, यानी ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, मानवीय अंगों का व्यापार, महिलाओं और बच्चों का दुर्व्यापार। ये सब क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। इससे कई बार ऐसे गैंग चलते हैं जो बच्चों को बकायदा भीख मंगवाते हैं सड़क पे। इसे कई बार सड़क वगैरह पे बच्चों को भीख नहीं देना चाहिए, क्योंकि पूरा गैंग चलता है जो बच्चों के जीवन को बिल्कुल प्रताड़ित करने वाला है। इस मानवीय दुर्व्यापार को रोका गया है, बेगार को रोका। बेगार का मतलब है कि बिना बिना पैसे के काम कराना, बिना पैसे काम कराना। ये भी तो मानवीय जीवन का अपमान है कि भाई मैंने अपने जीवन के, अब सोचो व्यक्ति जब युवा होता है तो मैंने अपने जीवन के बहुत अच्छे समय किसी को दिए और उसने हमें पैसा ही नहीं दिया, तो फिर क्या हो? आदमी कहते हैं वो बेगारी करा रहा है कि यानी बिना पैसे के, बिना किसी भुगतान के, बिना पैसे के किसी से कार्य कराना। और फिर बाध्य श्रम, बलात् श्रम का मतलब क्या? फोर्स लेबर, हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य कराना। तो दोस्तों गरिमा में तो यही होता है भाई, इसीलिए कहा जाता है मानवीय जीवन में गरिमा में जीवन जीने का मतलब है हमें आराम करने का भी अधिकार होना चाहिए। इसलिए मान लो कि आज कोई त्यौहार है तो हम बच्चों को बाध्य नहीं कर सकते बच्चों क्लास करनी है। देखो बच्चे गरिमा में जीवन जी रहे हैं, बच्चे सुन ही नहीं रहे। वह यही तो है बालाश्रम। यानी अगर आपको बड़े बुजुर्ग जबरदस्ती कहे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये हमारा मानव स्वभाव नहीं है। इसलिए कई बार ऐसे कहने से भी बच्चे पढ़ते नहीं, क्योंकि कह रहे हो पढ़ो। अरे मानव का जब बच्चे का मन है तो पढ़ ही लेगा। यानी जब उसे आराम करने का मन तो आराम करने दिया जाए, जब उसे काम करने का मन है काम कर दिया जाए। यानी किसी व्यक्ति को काम करने के लिए विवश न किया जाए, ये भी अपने आप में शोषण है। तो विवश किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करना, फोर्स लेबर, इट मीन्स वी आर फोर्सिंग समबडी टू डू सम एक्ट। हम तो किसी व्यक्ति को फोर्स कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, तो अपने आप में ये भी अपने आप में ये भी क्या है? बलाश्रम है। ये 3 प्रकार के शोषण प्रतिबंधित किए गए। लेकिन आप जानते हो जैसे जैसे उच्चतम न्यायालय की व्याख्या आई, अब उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 23 का और विस्तार भी कर दिया, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बालाश्रम केवल इतनी बात नहीं रही, शोषण केवल। और कोई बच्चा कह रहा है आपने सर रविवार को भी क्लास ले ली, अब बच्चों देखो अब ये तो आपकी इच्छा के हिसाब से है, ऑनलाइन क्लास है तो कोई बच्चे इसको मंडे को भी कर सकते हैं। इसे आपकी इच्छा हमेशा आपके साथ है, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। और वैसे भी ऑनलाइन क्लास में तो बाध्यता का सवाल ही पैदा नहीं होता।
अब जरा देखो दोस्तों, इसी बात को, इसी शोषण के अधिकार का सुप्रीम कोर्ट ने कैसे एक्सपेंशन कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस शोषण में कुछ और चीजों को शामिल कर लिया। जैसे एशियाड वर्कर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, जब दिल्ली में एशियाई खेल हो रहा था, जैसे कि एशियाड वर्कर्स केस में, एशियाड वर्कर्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना भी ये अपने आप में शोषण है। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना भी शोषण है। ये भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और किसी किसी बच्चे ने कहा भी है कि सर इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे भी जबरदस्त काम। तो किसी किसी बच्चे ने कहा भी कि एशियाड वर्कर्स केस, तो अच्छा मैं भूल गया बच्चे ने क्या कहा कि स्क्रीन बहुत आगे बढ़ती रहती है। अच्छा, एशियाड वर्कर्स केस, और कोई बच्चा पढ़ कह भी रहा है कि सर लक्ष्मीकांत किताब किसी ने कहा है, देखो बच्चों कंपेयर कर लेना, जो मैंने बताया मेरे बताने से मत पढ़ना, एक बार देख लेना, जो चीज़ तुमको समझ में आए वो पढ़ना, और जब मेरी किताब पढ़ोगे वो भी पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कौन आपको ज़्यादा समझ में आ रही है और कौन एग्जाम के लिए ज़्यादा उपयोगी हो। तो खुद आप लोग इतने होशियार हो, इतने समझदार हो कि ये डिसाइड कर सकते हो। तो एशियाड वर्कर्स केस में कहा कि न्यूनतम दर से कम मजदूरी देना, यानी पेइंग द वेज विच इज प्रिस्क्राइब विच इज लेस देन प्रिस्क्राइब वेज। इसे अमेरिका वगैरह में देखोगे तो वहां पे प्रत्येक घंटे काम निर्धारित है, अगर एक कोई आदमी इतना घंटा काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। इसलिए अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में कोई आदमी नौकर नहीं रह सकता। और हमारे यहाँ तो आप देखो एक एक घर में 3-3 नौकर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई श्रम की मात्रा निर्धारित है ही नहीं है। बार्गेन करके जिसको भी किसी को 20 रुपये दे दिया, 50 रुपये दे दिया, 100 रुपये दिया, उसी काम करवा रहे हैं। ये अमेरिका में संभव नहीं है। इसलिए न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। इसी के लिए तो हमारे यहाँ तमाम प्रयास भी हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना ये क्या है, ये एक तरीके का शोषण है। एशियाड वर्कर्स केस में कहा। और 1997 में एक बहुत लैंडमार्क केस है जो आप जानते भी हो, विशाखा केस। विशाखाबाद में तो उच्चतम न्यायालय ने यह भी कह दिया कि सेक्सुअल हरेसमेंट भी एक्सप्लॉयटेशन का ग्रुप है। दैट वाज लैंडमार्क। यानी हमारे संविधान निर्माता भी इस बात को नहीं सोच पाए थे कि अभी अभी तो हमने सोचा था कि और कोई हरेसमेंट होता है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने क्या कहा, सेक्सुअल हरेसमेंट, ये भी शोषण का ग्रुप है, जो शोषण का बड़ा भयंकर रूप है। और सेक्सुअल हरेसमेंट का मतलब है किसी को अश्लील मैसेज भेजना। शोषण, सेक्सुअल हरेसमेंट का मतलब है किसी पर अश्लील कमेंट करना, किसी महिला के शारीरिक अंगों को छूना, यह है सेक्सुअल हरेसमेंट। यानी उसको अश्लील कोई फोटोग्राफ दिखाना, ये सेक्सुअल हरेसमेंट है। तो ये भी अपने आप में शोषण का एक अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के मायने बढ़ा दिए, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के मायने बढ़ा दिए। और इस वजह से आर्टिकल 23 हमारे यहाँ ये कहता है जीवन का अधिकार का विस्तार है। और आप जानते हो हर अधिकार का हमारे एक एक्सेप्शन है। तो आर्टिकल 23 में एक बात और लिख दी गई है कि मान लो भाई बालाश्रम से मना किया गया है। अब देखो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में, हमास के बीच संघर्ष चल रहा है। इसराइल ने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे युवाओं को अपने सेना में भर्ती होने के लिए कहा है, और वो युवा सेना भर्ती हो गए। अब मान लो कोई युवा कहे नहीं हम नहीं भर्ती होना चाहते, क्योंकि आप हम सेना में लड़ना नहीं चाहते, आप हमें बाध्य कर रहे हो, क्योंकि हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है किसी को बाध्य श्रम तो किया नहीं जा सकता, किसी को श्रम करने के लिए बाध्य तो किया नहीं जा सकता, ये आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 भी रखा है, और उसमें कहा है कि यदि किसी सार्वजनिक पर्पज के लिए, किसी पब्लिक उद्देश्य के लिए, अगर किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई सार्वजनिक सेवा बहाल की जाती है तो वो बाध्यकारी श्रम नहीं होगा। इट मीन्स इफ देयर इज एनी पब्लिक सर्विसेज इज स्टार्टेड फॉर getting the objective of public services, it shall not be treated as an exploitation। लेकिन जब उसमें लोगों को रिक्रूटमेंट किया जाए तो उसमें केवल जाति, लिंग, धर्म, जाति,
प्रजाति, धर्म, यानी तीन तीन एलिमेंट तो हमेशा होंगे, रेस, रिलीजन एंड कास्ट, RRC। और तीसरा है वर्ग, यानी वर्ग, चौथा दाल लिखा गया वर्ग, RRC, रेस, रिलीजन, कास्ट। इसके अलावा चौथा है क्लास। इस आधार पे डिवीजन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब मान लो कि भारतीय सरकार, अब इंडिया चाइना वॉर हो गया और कोई फौजी भर्ती करना चाहती है युवाओं के लिए, तो भारतीय सरकार कहना नहीं भाई, हरियाणा के लोगों को ही भर्ती करेंगे, गरीब लोगों को भर्ती करेंगे, इस धर्म के लोगों को। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम स्वीकार नहीं करेंगे। यही है आर्टिकल 23। तो 23 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जरा सोच के देखिए, इसी शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद शोषण का एक रूप और बनाया गया है, जो है बाल श्रम। शोषण का एक और भी रूप है बच्चों का श्रम। और इसीलिए आप देखोगे, अगर आप कहोगे सर ये शोषण के अधिकार का विस्तार, तो अगर आप आगे चल के देखेंगे निर्देशक तत्वों में, DPSP में, संविधान के भाग 4 में, अगर व्यक्ति का शोषण नहीं होगा, इसका मतलब उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मिलना चाहिए। शोषण न हो तो नकारात्मक मतलब है। और इसलिए जीवन का अधिकार का मतलब शोषण न हो और हमें अकेले छोड़ दिया जाए, ये तो अधिकार नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सभी बेसिक सुविधाएं व्यक्ति को मिलनी चाहिए। यही जीवन के अधिकार का मूल मर्म है। अब जरा हम आगे चलें दोस्तों, आर्टिकल 24, शोषण के विरुद्ध के अधिकार का ही दूसरा पार्ट। अब देखोगे, और जैसे हम फंडामेंटल राइट पर आगे बढ़ेंगे तो आर्टिकल का महत्व अपने आप बहुत कम हो जाएगा। तो आर्टिकल को लेके मैं बार बार कहता हूँ, आर्टिकल को लेके बहुत बोझ नहीं बनना है। तो अब यहाँ पे शोषण को रोका गया, लेकिन शोषण का रूप क्या है? बाल श्रम। जिस शोषण को यहाँ खत्म किया गया है उसका मतलब क्या है? अब जरा सोच के देखो भाई, श्रम करना मानव की विशेषता है। कई बार मानसिक श्रम भी होता है, शारीरिक श्रम भी होता है। श्रम तो कई प्रकार के होते हैं। और सच मानो, अगर आदमी को अपने पसंदीदा काम मिल जाए, तो अब देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये श्रम ही है। आप पढ़ रहे हो, ये भी श्रम है। मजदूर खेती कर रहा है, वो भी श्रम है। तो श्रम का मतलब है हमारे व्यक्तित्व का भाग है, इसलिए कि जबरदस्ती न करवाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि श्रम किससे न करवाया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे बड़ी मात्रा में आते हैं बच्चे। अब हो सकता है देखो, बच्चों में बड़ा उत्साह होता है, बड़ा ऊर्जा होती है, पर बूढ़ों से श्रम नहीं कराना चाहिए। अब बूढ़े समर्थ होते नहीं, बच्चे तो कई बार समर्थ होते हैं, लेकिन एज उनके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि कहा भी जाता है बचपन खेलने के लिए है, तभी व्यक्तित्व का पूरा विकास होता है। तो बचपन में काम नहीं करा, बचपन का मतलब है खेलना। किसी बच्चे का किसी बच्चे को जात के आधार पर कमरा न देना, क्या अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हुआ है? अब देखो बच्चों, आर्टिकल 15 ये कहता है कि सही मायने में राज्य के द्वारा ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इस बात को आप देखा जाए कि जात के आधार पर कोई कमरा नहीं दे रहा है, तो आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन होगा, 15 का होगा। क्योंकि उसके व्यापक मतलब देख लोगे तो इस तरीके से तो मानव के साथ भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर जात के आधार पर कमरा न देना, फिर तो इनडायरेक्टली 15 का उल्लंघन हो ही जाएगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि 15 में कहा गया राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो बाल श्रम को रोका गया है, चाइल्ड लेबर को। और सच मानिए, किसी यूरोपीय देश में, जो देश विकसित है, जो देश अमीर है, वहाँ 18 वर्ष से कम बच्चा काम करे, ये तो कल्पनातीत है। 18 वर्ष से नीचे काम करने के लिए मना है। काम करने की उम्र के 18 वर्ष के ऊपर। अभी तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी ये बात बनी, बाल कलाकार आते हैं, तो बाल कलाकार को भी काम करने की निर्धारित मात्रा होनी चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ भी एक प्रावधान, रेगुलेशन बना दिया गया है कि मान लो कोई बच्चा है, किसी सिंगिंग शो में आ रहा है, वो तो शोषण नहीं है, वो बाल श्रम नहीं है, फिर भी बच्चे से काम करने की मात्रा 3 या 4 घंटे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी नहीं कि शूटिंग है तो उसको दिन भर उसको वहीं पे बैठा के रखा हुआ हो। तो बाल श्रम और किस प्रकार के आर्टिकल 24 में बात कही गई है, इसका मतलब है बाल श्रम रोकने का कैसा प्रयास किया गया है और शोषण का कौन सा रूप देखा गया है। क्योंकि कहा गया है इसमें कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को
अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14। इसका सीधा मतलब है, ये सब कहोगे सर चाइल्ड और बड़े के बीच की उम्र सीमा क्या है, तो 18 वर्ष है, 18 वर्ष है। और इसलिए कहा जाता है कि बिटवीन 14 टू 18 दैट इज एडोलसेंस, जो कि एडोलसेंस का मतलब है कि जो कि किशोरावस्था का समय है, जो यहाँ पे न तो बच्चा है न वो बड़ा है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहाँ नहीं लगाया जाएगा, खतरनाक हैजार्डस इंडस्ट्रीज, खतरनाक उद्योग। हैजार्डस इंडस्ट्री में उसका उपयोग नहीं होगा। अब हैजार्डस इंडस्ट्रीज का मतलब है, अब खतरनाक उद्यम क्या है, अब शीशे कोई उद्यम है, भट्टी है, कोई लोहे की भट्टी है, कोई बैंगल्स की फैक्ट्री है, चूड़ी बनाने की फैक्ट्री है, सब खतरनाक उद्यम में है। लेकिन खतरनाक उद्यम कौन होगा, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट्री एक्ट, वो पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा होगा। और जरा देखिए, खतरनाक उद्यम और दूसरा यानी माइंस, खान, खान में नहीं लगाया जाएगा, यह माइंस, लोहे खान, कोयले खान, खतरनाक उद्योग, खान या किसी फैक्ट्री में, किसी कल कारखाने में किसी फैक्ट्री में, किसी माइंस में, किसी हैजार्डस इंडस्ट्रीज में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 14 वर्ष के बच्चों को इन जगह लगाया जाएगा तब इसे शोषण माना जाएगा, बच्चों का शोषण माना जाएगा। और सच मानो, बच्चों का शोषण हो जाए तो पूरे राष्ट्र का नुकसान होता है, बच्चों का शोषण होगा तो पूरे राष्ट्र का नुकसान होगा, क्योंकि बच्चे ही तो सबसे बड़ा, दोस्तों हमारा सबसे बड़ा समृद्धि का पार्ट क्या है देश का, सबसे बड़ा समृद्धि का पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स। और जहाँ बच्चे ही वो स्वाभाविक रूप में, जहाँ बच्चे ही स्वाभाविक रूप में काम करने लगेंगे, तो वहाँ तो राष्ट्र का विकास हो ही नहीं पाएगा, वहाँ तो राष्ट्र का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए यही तो हमारे भविष्य की पूंजी है बच्चों। और ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, जरा सोच के देखो, जहाँ मानव अच्छा है, पढ़ा लिखा है, विकसित है, इसलिए सरकार को अगर शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था न दिलाई गई, अन्यथा देखो हमारे पास क्या है, जितनी बड़ी जनसंख्या है, पूरी दुनिया के बाजार पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा, इससे भी बच्चों का। और देखो जब बच्चे काम करेंगे तो सच मानो, केवल कानून बनाने से समाज में क्राइम नहीं रुक पाएगा। अगर जरा सोच के देखो, बच्चे इस उम्र में काम करने लगे तो बड़े होकर फिर वो उतने व्यक्तित्व के विकास के लिए खेलना भी बड़ा जरूरी होता है, खेलना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे मना किया है। लेकिन ये खतरनाक उद्योग, ये सब कारखाने, ये सब तय होते हैं राज्य के द्वारा बनाई गई विधि से। और अभी तो आप देखोगे आर्टिकल 21 आ गया, 86 अमेंडमेंट से, 86वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 21A आ गया। इसका मतलब क्या है, बच्चे अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, स्कूल में। यानी प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा ये देना, ये फंडामेंटल राइट है। इसी से हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, शिक्षा का अधिकार आ गया। लेकिन आप देखोगे बाल श्रम रोकने के लिए हमारे यहाँ 86 का अधिनियम बना, यानी बाल श्रम रोकने के लिए हमारे यहाँ 86 का अधिनियम बना, यानी एक्ट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। उस 86 के चाइल्ड लेबर एक्ट में हमने इस बात को संशोधन कर दिया। और अभी जो संशोधन किया गया उसमें यह कह दिया गया है कि संविधान में संशोधन नहीं है, एक्ट में संशोधन है। संविधान तो जैसा था 24 मूल संविधान में वैसा आज भी है। लेकिन लेकिन अगर अगर यानी जो बाल श्रम अधिनियम में संशोधन किया गया, चाइल्ड लेबर एक्ट में संशोधन किया गया, बाल श्रम अधिनियम में संशोधन कर दिया गया, चाइल्ड लेबर एक्ट में संशोधन कर दिया गया। उसके अनुसार अभी तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी काम में नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि जब ये कहा जाता है 14 वर्ष के उम्र के बच्चों से कम उम्र के बच्चों को इन कामों में नहीं लगाया जाएगा, इसका मतलब आप ये समझते हैं कालीन के उद्योग में लगा दिया जाएगा,
चाय की दुकान पे लगा दिया जाएगा, कपड़े की दुकान पे लगा दिया जाएगा। इसलिए इसमें एक्ट में संशोधन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। और हमारे यहाँ बात कह दी गई है 14 वर्ष से उम्र के कम उम्र के बच्चों को किसी भी उद्यम में नहीं लगाया जाएगा, किसी भी उद्यम। बस उसका एक एक्सेप्शन है, मान लो कोई छोटा बच्चा है अपने घर के कोई उसकी छोटी सी कोई दुकान है, वहाँ 1-2 घंटे बैठ जाता है तो वो बाल श्रम नहीं माना जाएगा। अब कोई जैसे किसी बच्चे का जबरदस्ती स्कूल को भेजना गलत है, सच माने दोस्तों, जबरदस्ती तो बच्चों को कुछ करना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार आप देखोगे बच्चों से जबरदस्ती करनी पड़ती है, लेकिन बच्चे कहेंगे तो दूध पियो, कहेंगे कि चॉकलेट खाएंगे। इसलिए कई बार बच्चों पर पेरेंट्स का नियंत्रण होना चाहिए, ठीक वैसे बच्चों पर टीचर का, बच्चों पर टीचर का भी नियंत्रण होना चाहिए। और इसे ऑनलाइन क्लास में बच्चे बड़े शरारती हो जाते हैं क्योंकि टीचर के सामने नहीं होते, टीचर के सामने होंगे तो टीचर ठांसेगा, आलतू फालतू बात करेंगे तो। और ऑनलाइन क्लासेस में पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। तो आप देखोगे इसमें क्या दिया गया, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी काम में नहीं लिया जाएगा, उसका एक एक्सेप्शन थोड़ा घरेलू का। और दूसरी बात है 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को यानी किशोरों को, पहली बार हमारे यहाँ बताया गया किशोरों को इन 3 के अलावा किसी काम में नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कन्फ्यूजन था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन 3 काम में लगाया जाएगा, इसका मतलब है नहीं लगाया जाएगा, इसका बाकी में लगाया जाएगा। और 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को यहाँ भी लगाया जा सकता है, ये कन्फ्यूजन था, इसलिए अमेंडमेंट कर दिया गया। उसके हिसाब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी काम में नहीं लगाया जाएगा। उम्र के बच्चों को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। दे शैल नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी वर्क। किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन 14 से 18 वर्ष के बच्चों को या 14 से 18 वर्ष के एडोलसेंस को, किशोर को केवल 3 काम में ही लगाया जा सकता है, केवल इनमें लगाया जा सकता, केवल इनके अलावा बाकी में लगाया जा सकता है। 14 से 18 वर्ष के किशोरों को 3 के अलावा, ये 3 के अलावा इनके अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है। इट मीन दे शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी अदर वर्क अपार्ट फ्रॉम 3 विच इज मेंशन हियर। जिनका उल्लेख इधर किया गया है उसमें अलावा लगाए सकते हैं। यही बच्चों है शोषण का अधिकार, ये है शोषण का अधिकार। और किसी बच्चे से पूछा भी है कि MC मेहता एक्ट, अब देखो बाल श्रम को दूर करने के लिए हमारे यहाँ कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया है। और ये बात इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट फैक्ट है सर, बचपन बचाओ आंदोलन हमारी कैलाश सत्यार्थी जिनको नोबेल प्राइज मिला। और उसी तरीके से बधुआ मुक्ति मोर्चावाद, बधुआ मुक्ति मोर्चा केस में बाल श्रम को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया। MC मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि बाल श्रम खत्म किया जाए और जो बच्चे बाल श्रम में हैं उनके लिए चाइल्ड रिहेबिलिटेशन फंड बनाया जाए, बाल पुनर्वास कोष बनाया जाए, जैसे कि बच्चों को रिहेबिलिटेशन किया जाए। और स्वाभाविक तौर पर न केवल चाइल्ड रिहेबिलिटेशन कोर्स की बात की गई बल्कि अभी तो बाल आयोग भी बन गया है, अभी तो बाल आयोग बन गया है। तो स्वाभाविक तौर पर हमारे यहाँ बच्चों के भलाई के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर इसीलिए हमारा संविधान कहलाता है सामाजिक परिवर्तन का दस्तावेज। महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, बच्चों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान है। इसलिए फंडामेंटल राइट सबको एक जैसा नहीं दिया गया है और इसलिए फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। इसलिए फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो अब जरा देखिए, अच्छा किसी बच्चे ने कहा राइट को बस पढ़ सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते। भाई बच्चे इतना भावनात्मक होने की जरूरत नहीं, बहुत सारे राइट अप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा पढ़ लो अच्छे से, फिर हम अप्लाई बाद में करेंगे। क्योंकि देखो व्यवहारिक जीवन में समस्या तो है। आप पढ़ लोगे कि बाल श्रम नहीं है,
लेकिन आगे तो आपको समस्याएं दिखेगी। समाज में देखो कहीं बच्चे कूड़ा करकट बटोर रहे हैं, लेकिन इससे दुखी होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे देखो सरकार समाज में चेंज होता है। अब हमारी इतनी पॉपुलेशन है, कई मामलों में देखोगे लोगों ने भी थोड़ी जिम्मेदारी का वहन नहीं किया, पॉपुलेशन हमारे देश की बहुत बढ़ गई। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए कोई भी सरकार सारे अरेंजमेंट नहीं कर पाएगी। ये थोड़ा सा अलग अलग मल्टीपल प्रॉब्लम है जो आप सोशल इशू में पढ़ते हो। बस आर्टिकल शोषण का अधिकार यहीं तक। अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, वो है धर्म का अधिकार, रिलीजियस राइट। अगला है जो 25 से 28 तक में है, धर्म का अधिकार। अब किसी बच्चे ने पूछा है कि अनुच्छेद कैसे याद करें। ये बच्चे अनुच्छेद वगैरह बहुत थोड़ा थोड़ा कई बार तो याद करने के लिए थोड़ा हमें एसोसिएट लर्निंग का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कैसे जैसे मान लो कि हमने आर्टिकल 14 पढ़ना है तो हमने कह दिया रोहित शर्मा ने 14 सिक्सर मारा। ये एसोसिएट लर्निंग है। कई बार तरीके हैं, बार बार पढ़ोगे तो वैसे तो सिद्धांत पढ़ना चाहिए, हम बार बार करें आर्टिकल के पीछे मत पढ़ो, विचार पढ़ लो। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके के, जब अमल आर्टिकल 25 पढ़ रहे हैं तो 25 का मतलब कि आपके किसी भाई बहन की उम्र 25 तो नहीं हुई है, तो आप देख लो कि चिंटू इज इक्वल टू आर्टिकल 25, क्योंकि हमारे चिंटू भैया की उम्र 25 ईयर्स हो गई है। ये सारी एसोसिएट लर्निंग है। मान लो किसी का बर्थडे है 23 को 23, तो वहां से आपने पढ़ लिया कि रिचा इज राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब रिचा का बर्थडे 23 को है तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा कई बार आप उल्लेख कर सकते हैं। किसी बच्चन का अनुच्छेद 22 नहीं करवाया, अरे मेरे बच्चे कल करवाया था मैंने, लगता है मेरा बच्चा सो गया था, कल मैंने आर्टिकल 22 करवा दिया था। और न हो तो फिर क्लास में पलट के देख लेना। अब हम आएंगे शोषण, अब हम आएंगे धार्मिक अधिकार। अब आएंगे हम धार्मिक अधिकार, रिलीजियस राइट। रिलीजियस राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सच मानो इंपॉर्टेंट तो सारे अधिकार है, और धार्मिक अधिकार तो हमारे यहाँ क्या देसी क्या विदेशी सभी को है। और सच मानो धार्मिक अधिकार आया कैसे, जो आर्टिकल 25 से 28 तक है। तो हम बार बार कहते हैं कि आर्टिकल तो हम बाद में देख लेंगे, पहले एक थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देखा करें। क्योंकि अब रिलीजियस राइट की बात सच मानो, ये अधिकार तो पर्सनल लिबर्टी का ही पार्ट है, और आर्टिकल 19 में ही लिख दिया जाना चाहिए था कि अंतःकरण की आज़ादी। लेकिन आखिर में आर्टिकल 25 पर इतना ज़्यादा एम्फेसिस, हमारे धार्मिक अधिकार पर इतना ज़्यादा, 4 आर्टिकल। अब धार्मिक अधिकार पर 4 आर्टिकल आ गया है। तो कोई बच्चा पूछ रहा है सर महिला बिल पास हुआ, कुछ जानकारी दे रहे, मेरे बच्चे धैर्य रख, धीरज रख भाई, सब बता देंगे। कोई फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, संसद पर आने दो मेरे प्यारे बच्चों, सब आपको बता देंगे। यही बच्चों में प्रॉब्लम है, वो सोचते हैं कि हमें धनाधन 5G की स्पीड से सब बातें पता चल जाए। तो आराम से गजल गाय की तरह पढ़ो, जैसे कि जगजीत सिंह गाते हैं। किसी बच्चे ने पूछा कि सर क्लास के अलावा कुछ न ले काम चल जाएगा। अरे हमें पढ़ लो, ऐसा नहीं, देखो जो चीज़ अच्छे से पढ़ लो, ये अच्छे से पढ़ लो सफिशियंट है, उसके पीछे बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर पास टाइम हो थोड़ा और भी अगर किताब तो पढ़ लेते हो तो नुकसान नहीं होता। एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब रिलीजियस राइट की बात हम करें तो जरा यही मैं डिबेट कर रहा था कि आर्टिकल 19 में जब लिबर्टी की बात की गई तो उसी समय रिलीजियस राइट की बात कर दी जाती। लेकिन सच मानो बच्चों, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमारे देश का सांप्रदायिक विभाजन हो गया। कम्युनल राइट, जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो मौका कभी खुशी कभी गम का था। क्यों? खुशी हो गई अंग्रेजों से हम आज़ाद हो गए, लेकिन सच मानो सच मानो गम इस बात का था कि बहुत बड़े सांप्रदायिक दंगे के बाद देश आज़ाद हुआ। बहुत बड़े सांप्रदायिक दंगे के बाद देश आज़ाद हुआ। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी थी। और सच मानो ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट था, इतना ज़्यादा ह्यूमन का डिस्प्लेसमेंट और इतना ज़्यादा दंगे, इतने ज़्यादा, तो देखो किस तरीके से मानवता, जब भी ऐसी समस्याएं होती हैं दोस्तों, हमेशा बच्चे, महिलाएं, समाज, गरीब वर्ग ही पिसता है। तो अब जरा सोच लो, अब किसी बच्चे ने धर्म और पंथ में क्या अंतर है, अरे मेरे प्यारे बच्चे आगे आने दो, बता देंगे, इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बी काम एंड कूल थोड़ा सा। अब देखो धर्म का अधिकार आया कैसे, ये बात आप सुनने की जरूरत है बच्चों। अब अरे कुछ देर तक सवाल पूछना बंद कर दिया करो।
अब धर्म का अधिकार आया कैसे? क्योंकि ये बात तो आप देखते हो, धर्म का अधिकार आया कैसे? क्योंकि हकीकत का मामला ये है कि हम स्टेट में रहते हैं, ऑल द पीपल आर लिविंग अंडर स्टेट। और ये बात तो सच है कि बिना स्टेट के, बिना सरकार के हम रह नहीं सकते। लेकिन व्हाट शुड बी द फॉर्मेशन ऑफ, व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, कि हम स्टेट को बनाए कैसे, एंड व्हाट्स द टास्क ऑफ स्टेट, ये हमेशा एक डिबेटेबल मामला रहा है। और सच मानो हमने तो ये बात देखी है कि जब यूरोप में, यूरोप और अमेरिका में जो आधुनिक राष्ट्र राज्य की कहानी है वो यूरोप और अमेरिका से आती है। तो अगर आधुनिक राष्ट्र राज्य की जो कहानी अगर यूरोप और अमेरिका से आ रही है, जरा देखो, ये आधुनिक राज्य की कहानी है, उस आधुनिक राज्य का मूल काम क्या दिया गया? व्हाट इज द मेजर टास्क ऑफ मॉडर्न स्टेट? क्योंकि जो मॉडर्न स्टेट हमारे पास आज है वो तो हमने यूरोप और अमेरिका से लिया। तो मॉडर्न स्टेट के मूल काम क्या माने गए? कि दैट इज अ मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था बना दो, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना, लोक व्यवस्था बनाए रखना, दैट इज मेजर फंक्शन ऑफ मॉडर्न स्टेट। सिक्योरिटी, सुरक्षा बनाए रखना, ये राज्य के काम हो गए, अंदर भी बाहर से भी। और सच मानो धीरे धीरे राज्य का काम क्या माना गया? कि शिक्षा देना, हेल्थ, प्रोवाइडिंग एजुकेशन। यानी राज्य का काम केवल अंपायर जैसा नहीं होगा, राज्य केवल पुलिसिया राज्य के रूप में नहीं होगा, और बल्कि राज्य का काम क्या होगा? हेल्थ भी देना, एजुकेशन भी देना, ये सारे भी राज्य के काम होंगे। एम्प्लॉयमेंट भी राज्य दे सकता है। आजकल तो राज्य टॉयलेट भी बनवा रहा है, हाउस भी बनवा रहा है, नल जल योजना आ रही है। इसका मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है, जो आधुनिक राष्ट्र राज्य का विचार भारतीय संविधान माताओं ने अपनाया वो तो यूरोप से आया पहली बार उन लोगों ने। नहीं तो देखो दोस्तों, हमारे यहाँ लॉयल्टी कई सेंटर होते हैं, जब हम, क्योंकि वी आर सोशल इनफैक्ट, देयर में भी फैमिली, यूनिवर्सिटी, चर्च। तो हमारे समाज के आसपास कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो हमारी लॉयल्टी मांगते हैं। परिवार वाले कहते हैं मेरी बात मानो, चर्च स्कूल कहता है मेरी बात मानो। लेकिन मॉडर्न यूरोप में जब स्टेट आया तो स्टेट ने कहा भाई देखो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने की, और पब्लिक ऑर्डर हम बना के रखेंगे, और हेल्थ भी देंगे, एजुकेशन भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे। इसलिए तो हमने स्टेट बनाया। देखो यही बेसिक फंक्शन स्टेट का है। इसका सीधा सा मतलब बच्चों है, स्टेट का काम दुनियादारी वाला काम है। स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकुलर एक्टिविटीज। जरा सोच के देख लो भाई, मोदी जी काम क्या है? मोदी जी काम किसी को स्वर्ग पहुंचाना नहीं है। आज स्टेट का काम है सीएम, पीएम और डीएम, यही तो स्टेट है। कितनी बार हमें रिपीट किया है। तब किसी डीएम साहब से पूछो कि डीएम साहब ऐसा है, मुझे स्वर्ग में जाना है, कोई स्कीम आप बताओ, गवर्नमेंट की स्कीम है, तो डीएम साहब कहेंगे प्रभु आप चले जाओ, आप किसी धार्मिक गुरु के पास, बागेश्वर बाबा के पास, या किसी फकीर के पास चले जाओ, वो बताएंगे कि हेवन जाने का किस तरीके से स्कीम होता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि देखो, आधुनिक स्टेट का मूल काम क्या है? मैटेरियल, दुनियादारी वाला। और मैटेरियलिज्म, दुनियादारी की, इसी काम को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म। ये बात ध्यान देने की है। जब हम सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं, पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सच मानो, व्हाट इज सेकुलरिज्म? व्हाट इज अ सेकुलरिज्म? इज अ अदर नेम ऑफ मैटेरियलिज्म। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म इज अदर नेम ऑफ मैटेरियलिज्म। और ये बात आर्टिकल 25 में इसलिए बहुत आती है। सच मानो दोस्तों, जब से फिजिक्स आया, जब से विज्ञान आया, जब से मेटलिज्म, देखो एक खास बात है, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे इस बात को समझते होंगे, आइंस्टीन का फिजिक्स कुछ और कहता है, और कई बार हमारे धार्मिक ग्रंथ में कुछ और लिखा गया है। यार रीजन कहता है, रेशनलिटी कहती है कि फिजिक्स का प्रिंसिपल स्वीकार करें। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारी बातों की जानकारी में फिजिक्स नहीं दे पाता, तो हम ये कह सकते हैं ना भाई ठीक है, कोई और आएगा इसको हल कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धर्म में जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, लेकिन सवाल ये है, तर्क अगर मानो, तर्कशील है, और उसमें जिस दिन हम रेशनल नहीं होंगे उस दिन तो फिर ठीक है, देयर शैल बी नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, सिंस वी आर रेशनल।
इसलिए जो न्यूटन का फिजिक्स हमें समझ में आ रहा है, आइंस्टीन का फिजिक्स समझ में आ रहा है। न्यूटन के फिजिक्स और आइंस्टीन के फिजिक्स ने कह दिया कि भैया ये दुनियादारी जो दिख रहा है वही सच है। अब देखो एक मामला आता है फेथ का। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास है लाइफ में। एक मामला आता है फेथ का, और फेथ का मतलब है जो कंसाइंस का मामला है, और रिलीजन इज अ मैटर इसेंशियली रिलेटेड विथ फेथ। अब जब फेथ में क्या आएगा कि भैया मेरा अंतःकरण, मैं ईश्वर को मान रहा हूँ, मैं किसी प्रभु को मान रहा हूँ, ईसा मसीह को मान रहा हूँ। अब स्वाभाविक तौर पर ये आपके फेथ का मामला है। अब आपके फेथ का मामला है तो इसको हम रेशनल तरीके से प्रूफ कर नहीं सकते। अब सवाल ये है कि देखो कैसे तर्क और फेथ में कई बार विरोधाभास होता है, और कैसे मॉडर्नाइजेशन ने क्या कहा कि देखो मैटेरियल दुनिया की बात करो, और आजकल देखो हमने चंद्रयान लैंड करा दिया। अब चंद्रयान लैंड करा दिया तो आज आप जानते हो आज भी लोग कहते हैं कि भाई स्वर्ग है कहीं, नरक है कहीं। यार जो स्वर्ग और नरक है वो तो हमें कहीं किसी सैटेलाइट की तस्वीर से मिला नहीं हमें। बड़े बड़े सारे लोग सैटेलाइट भेजते हैं, सैटेलाइट की तस्वीर से मिला ही नहीं हमें। इसलिए सवाल ये है कि बहुत सारे लोग इस बात पे कहते हैं कि डू नॉट फाइट ओवर फेथ। अब स्टेट का काम फेथ के न तो खिलाफ है, न तो फेथ को बनाए रखना है। स्टेट का काम सेकुलर है, मैटेरियल है। और देखो सेकुलर मैटेरियल का मतलब क्या होता है, भौतिकवादी। अब आप इस बात को ऐसे समझ लो, आप मैं आपसे अगर आप पूछूं आप सेकुलर हो या मेटलिस्टिक हो या नहीं हो, तो इस बात को ऐसे आप चेक करोगे। अपने मोबाइल का डीपी देख लो, जिन लोगों ने प्रभु परमेश्वर का लगा रखा है डीपी, वो क्या है, धार्मिक है। और जिन लोगों ने अपना ही डीपी लगा रखा है वो क्या है, मैटेरियल है। जो लोग सुबह सुबह अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बिल्कुल मेकअप करके आगे बढ़ रहे हैं वो क्या है, मेटलिस्टिक है। और जो साधु महात्मा लोग हैं वो स्पिरिचुअल है, वो धार्मिक है, फेथ का मामला है। इसलिए आप याद रखो जीवन में ये बार बार दिखता है। पहले लोगों के नाम दोस्तों कैसे होते थे, पहले जो समाज में लोगों के नाम रखे जाते थे तो नाम सेकुलर नहीं होते थे। आप अपने परिवार में देखो, कई बार आप ही अपना नाम देखो। मेरे एक स्टूडेंट थे, उनका नाम ये था कि जय जय राम, राधे श्याम, सीताराम। ये सारे नाम क्या है, भगवान के नाम है। ये सेकुलर नाम नहीं है। लेकिन सेकुलर नाम कौन है, हनी मनी। हनी मनी सेकुलर नाम है। इसलिए बच्चों आजकल सेकुलरिज्म, आजकल भौतिकवाद में स्वाभाविक तौर पर भौतिकवाद में सेकुलरिज्म बढ़ेगा बढ़ेगा। और हमारे संविधान निर्माताओं ने ये मान लिया था कि राज्य का काम सेकुलर एक्टिविटी से होगा। राज्य न तो किसी धर्म के खिलाफ जाएगा और न किसी धर्म को सपोर्ट करेगा। ये हमारे फाउंडिंग फादर्स का जो संविधान के निर्माता थे, दैट वाज क्लियर ओवर दैट कि नो बडी, नो इवन स्टेट विल नीदर सपोर्ट एनी रिलीजन नॉर अपोज एनी रिलीजन। इसे तो आप देखोगे, अब कोई छठ का त्योहार मनाए, ठीक है, स्टेट क्या करेगा, वो कहेगा भाई मना लो, आप कोई क्रिसमस मनाए, कोई दीपावली मनाए, कोई ईद मनाए। दैट इज अ मैटर ऑफ फेथ ऑफ इंडिविजुअल। ये तो स्वाभाविक रूप में इंडिविजुअल का फेथ का विषय है। इसीलिए अगर सोच के देखो दोस्तों, अगर ये इंडिविजुअल के फेथ का विषय है तो हमारा संविधान ये कहता है कि राज्य का काम फेथ से नहीं है। फेथ किसका काम है, व्यक्ति से है। फेथ व्यक्ति का है, राज्य काम है सेकुलर। इसलिए हमारे स्टेट सेकुलर कहलाता है, हमारे स्टेट सेकुलर है। क्योंकि अब बहुत ध्यान से देखोगे कि जो स्टेट की छुट्टी है, इसलिए कभी कभी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाओ, वहां पे गांधी जी की तस्वीर होती है, किसी धार्मिक व्यक्ति की तस्वीर नहीं होती। अपने घर में आप किसी भी धार्मिक व्यक्ति की तस्वीर रख सकते हो, प्रभु परमात्मा ईश्वर। लेकिन लेकिन स्वाभाविक तौर पर अपने ऑफिस में डीएम सीएम पीएम के ऑफिस में महात्मा गांधी की फोटो होगी, जो राष्ट्रपिता है, सेकुलर। इसका मतलब है सेकुलर स्टेट का अपोजिट स्टेट क्या होता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग बता दे। एक है सेकुलर स्टेट जिसका काम दुनियादारी के मामलों से है, और दूसरा स्टेट कौन सा होता है, वो स्टेट होता है धार्मिक राज्य, रिलीजियस स्टेट। अब रिलीजियस स्टेट कैसा है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अगर सोच के देखो, अगर धार्मिक राज्य हो जाएगा तो वहां पे धार्मिक आजादी तुरंत जाएगी। इसका मतलब है धार्मिक अधिकार मिलने की प्री कंडीशन ये है
वी कैन एंजॉय रिलीजियस राइट, कंडीशन अप्लाई, स्टेट मस्ट बी सेकुलर। देखिए ईरान के पास क्या समस्या है, ईरान का अब धार्मिक राज्य क्या है, तो यहाँ पे ईरान का स्टेट रिलीजन क्या है, इस्लाम। हो सकता है भाई ईरान में 90% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन हो सकता है उसमें एक तो क्रिश्चियन है, somebody में भी क्रिश्चियन, somebody में भी बुद्धिस्ट, somebody में भी पारसी। अब यहाँ इन लोगों के लिए बड़ी फजीयत है, यानी किसी बौद्ध हिंदू क्रिश्चियन के लिए इन देशों में कोई भी अधिकार मिलता नहीं। और सच मानो राज्य एक ही धर्म को आगे बढ़ाएगा, उसी धर्म को आगे बढ़ाएगा, ये राज्य के काम में राज्य के अधिकारी। तो इसलिए ईरान में क्या है, मस्जिद बनाने की जिम्मेदारी राज्य की है। ईरान में क्या है, शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, जिम्मेदारी राज्य की है। फिर ईरान में क्या है, एक ही धर्म के हिसाब से कपड़े तय किए जाएंगे, जिम्मेदारी राज्य की है। तभी तो राज्य वहां ड्रेस कोड भी तय करता है। अगर सोच के देखो दोस्तों, अगर हमने भी धार्मिक राज्य अपनाया होता, जहां जहां धार्मिक राज्य होगा वहां धार्मिक आजादी कभी नहीं होगी। इट मीन्स रिलीजियस, वी कांट इमेजिन एनी रिलीजियस फ्रीडम इन द रिलीजियस स्टेट। ये क्या है, अब सवाल एक आप कहोगे सर ये तो लॉजिकल बात नहीं है, राज्य का धर्म से क्या मतलब होना चाहिए, फिर धर्म का व्यक्ति से मतलब है। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देखो क्यों प्रॉब्लमेटिक है। मान लो कि कोई क्रिश्चियन है, कोई कोई क्रिश्चियन है, या कोई स्वाभाविक तौर पर कोई क्रिश्चियन है या कोई अन्य धर्मावलंबी है, तो वो इस बात को इस बात को फिर कैसे स्वीकार कर ले कि हमें उसी धर्म विशेष को मानना है, इसको बहुमत मानते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि ईरान से बहुत बड़ी संख्या में पारसी थे, वो भाग के भारत आ गए। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि एक ईरान का मॉडल था, एक यूरोप का मॉडल था, और दूसरा रसिया का मॉडल था। अब देखो दोस्तों, रशियन मॉडल क्या है, इसका मतलब इंडियन स्टेट कैसा है। अगर हम आर्टिकल 25 की बात शुरू करें, देखो भारत का राज्य कैसा है, सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट। फिर ईरान का राज्य कैसा है, धार्मिक राज्य, रिलीजियस स्टेट। और फिर यानी पूर्व सोवियत संघ, या अभी देख लो उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। द स्टेट ऑफ नॉर्थ कोरियन इज, ये क्या है, एंटी रिलीजियस, ये धर्म विरोधी राज्य है। यानी यहाँ किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधि, कोई त्योहार मनाना, धर्म यानी धर्म विरोधी राज्य है। राज्य क्या करेगा, किसी त्योहार की परमिशन नहीं है, एंटी रिलीजियस स्टेट। अब देखोगे ये भी कंडीशन ठीक नहीं है कि मान लो भाई कोई आदमी भगवान को याद करना चाहता है, तो इससे राज्य क्या मतलब है, राज्य से क्यों मना करेगा। नॉर्थ कोरिया में आप देखोगे कि चर्च मंदिर मस्जिद सब नहीं पाए जाते। अब सवाल है कि राज्य का ये बताने की क्या जरूरत है कि हम कपड़ा क्या पहने, हम मंदिर जाए न जाए, मस्जिद जाए न जाए। राज्य का काम तो सुरक्षा होता है, सिक्योरिटी होती है। अब यहाँ पे भी समस्या है, व्यवहारिक समस्या है। क्योंकि आप देखो दोस्तों, ये रिलीजन का मतलब क्या होता है, फेथ से है। तो राज्य को व्यक्ति की आस्था पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। और जब राज्य को व्यक्ति की आस्था पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए, और जब राज्य व्यक्ति की आस्था पर नियंत्रण करेगा, व्हेन स्टेट विल कंट्रोल द फेथ ऑफ इंडिविजुअल, तो सच मानो क्या होगा, स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इन देशों में लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि देयर इज अब्सेंस ऑफ लिबर्टी। देयर इज अब्सेंस ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का दमन कर दिया गया। लिबर्टी जैसी कोई चीज यहाँ पे है ही नहीं है। ये भी तो हमारे पास पहला विकल्प ये था। अब दूसरा विकल्प क्या है, धार्मिक राज्य का मतलब क्या है, जहां बहुमत को ही धर्म के अधिकार प्राप्त होंगे, जहां बहुमत को ही धर्म का अधिकार प्राप्त होगा। ओनली मेजॉरिटी कम्युनिटी कैन एंजॉय, बहुमत को धर्म का अधिकार प्राप्त होगा।
ओनली मेजॉरिटी कम्युनिटी कैन एंजॉय रिलीजियस राइट। यहाँ अल्पसंख्यक को अधिकार मिलेगा ही नहीं। और जरा सोच के देखो, अल्पसंख्यक अधिकार नहीं मिला। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा है पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष अंतर नहीं पता है, चिंता मत करो बच्चों, सब बताएं। कई बार ने एक ही बात, धर्म पंथ का अंतर क्या है, अरे आने तो दो, पहले बेसिक बात तो समझ लो, पहले एक बार समझ लो, उसके बाद जो भी आपकी समस्या है अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। आगे तो बढ़ने, अभी तो बेसिक हम शुरुआत कर आर्टिकल 2025 में। एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या था, कैसे। अब देखो, दैट इज थियोक्रेटिक स्टेट। धार्मिक राज्य को क्या कहते हैं, दैट इज द अदर नेम ऑफ अ थियोक्रेटिक स्टेट। रिलीजियस स्टेट इज ऑल्सो नोन एज अ थियोक्रेटिक स्टेट। ये थियोक्रेटिक स्टेट है। तो थियोक्रेटिक स्टेट में क्या होगा, जब स्टेट विल प्रमोट द राइट ऑफ अ मेजोरिटी, तो उसमें क्या होगा, समानता अपने आप समाप्त हो जाएगी। देयर शैल इवन देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी विल क्रॉस ऑल टुगेदर, इक्वालिटी समाप्त हो जाएगी, स्वतंत्रता अपने आप समाप्त हो जाएगी। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ लिबर्टी हियर, क्योंकि स्वतंत्रता क्या है भाई, स्वतंत्रता ये है कि मैं धर्म को मानूं ना मानूं। इसीलिए आप देखोगे धार्मिक देशों में, चाहे पाकिस्तान हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, वहाँ ब्लेस्फेमी, ब्लेस्फेमी का प्रावधान होता है। यानी ब्लेस्फेमी का मतलब होता है जहाँ पे ईश निंदा, अगर आपने ब्लेस्फेमी का मतलब होता है कि भगवान की आलोचना के आधार पर तमाम लोगों को मृत्युदंड हो जाता है, तमाम लोगों को डेथ पेनल्टी मिल जाती है। अब किसी बच्चे ने पूछा है प्री मेंस, आप, हाँ प्री मेंस को अलग आप नहीं कर सकते बच्चों, क्वेश्चन में आपको आगे बता देंगे, एक बार बेसिक पढ़ लो, उसी से सारी बात हल हो जाएगी। तो थियोक्रेटिक स्टेट है, तो इफ देयर इज अ थियोक्रेटिक स्टेट, नो इक्वालिटी नो लिबर्टी। इक्वालिटी क्यों नहीं होगी भाई, बहुमत को अधिकार प्राप्त है, माइनॉरिटी के लिए अधिकार है ही नहीं, तो इक्वालिटी कैसी। फिर आप देखोगे लिबर्टी कैसी नहीं होगी, अरे भाई मैं, कई कई बार तो आज देखो, आजकल जो बड़े वैज्ञानिक किस्म के लोग होते हैं, वो क्या है, वो तो किसी आस्था को नहीं मानते, वो साइंस को मानते हैं। मॉरल होना मतलब रिलीजियस होना अलग बात है, मॉरल होना अलग बात है। हो सकता है आज मैं मॉरल हूँ, रिलीजियस ना हूँ। इसीलिए इसीलिए दोस्तों, ये बात कही गई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दो रास्ते लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के बजाय एक ऐसा रास्ता लिया जो सीधा डिवीजन कर देता है। और डिवीजन क्या करता है कि राज्य का काम क्या होगा, भौतिक, सेकुलर। राज्य का काम क्या होगा, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना। राज्य का काम क्या होगा, सिक्योरिटी, लोक व्यवस्था बनाए रखना, ये राज्य काम है। और व्यक्ति को अधिकार क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। व्हाट इज राइट फॉर द इंडिविजुअल, अंत फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तो हमारे यहाँ व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली है। हमारे व्यक्ति को अंतःकरण की फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब आप जानते हो कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या है। अच्छा, अभी अब कई बच्चे आर्टिकल 2022 में क्या अंतर है, अरे मेरे बच्चों 20 पनिशमेंट के लिए है, 22 अरेस्ट के खिलाफ है, दोनों अलग अलग है। वैसे लिबर्टी से जुड़ते ही है, लेकिन आप याद रखो 20 तो तब काम करेगा जब आपको जज पनिशमेंट दे रहा है, और 22 का मतलब है अरेस्ट। तो सच मानो 22 पहले आता है मामला, 20 तो बाद में आता है। अगर ये अरेस्ट होने के बाद पनिशमेंट का सवाल आता है, तो अलग अलग है दोनों। और अब देखो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, देखो कंसाइंस अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब कई बार कहते हैं मेरा मन कर रहा है, मेरे अंदर की बात है, मेरा अंतर मन कर रहा है, तो अपने आप में ये क्या है, अंतःकरण। और एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के रूप में धर्म को मानने, यानी फ्रीडम टू, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में क्या है, प्रोफेस, प्रोफेस, प्रोपेगेट, ये आपको अधिकार है। रिलीजन में क्या है कि प्रोफेस,
practice and propagate the religion। तो अधिकार क्या दिया गया हमें? प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन। प्रोफेस का मतलब है मानना। देखो रिलीजन आर्टिकल 25 की यही बात है कि सच मानो। रिलीजन और साइंस में यही तो डिफरेंस है। साइंस क्या करता है? साइंस जानने की बात है, रिलीजन मानने की बात है। इसलिए प्रोफेस का मतलब क्या होता है? मानना। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? आचरण करना। और फिर प्रोपेगेट यानी प्रचार करना। ये भारत में आर्टिकल 25 में हर व्यक्ति को राइट दिया गया है। राइट टू प्रोफेस, प्रोपेगेट एंड। आप अभी बच्चों ने पूछा वर्ल्ड कप है, बच्चों तब तक क्लास छूट जाएगी, चिंता मत करो। हम लोगों को अभी तो वर्ल्ड कप ही चलना है। तो देखो पहले पढ़ लें, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। मानना, राइट टू प्रोफेस, इसका मतलब है कि अब मानना तो अंतःकरण का विषय है। कोई ईश्वर को माने, कोई और माने या न माने, वो अंदर का विषय है। देखो एक चीज बाहर, प्रैक्टिस बाहर से दिखती है। अब कोई कृपाण रखेगा, हम समझ लेंगे अच्छा सिख धर्म को मानता है। कोई विशेष किस्म के पहनावे पहन लेगा तो हम समझ लेंगे इस धर्म को मानता है। प्रैक्टिस दिखती है, प्रैक्टिस दिखती है, मानना दिखता नहीं है भाई। मानने के लिए तो इसलिए तो हनुमान जी को कहा गया था, बताओ भाई सीता माता को आप मानते हो तो दिखाओ, तो कैसे मानते हो? तुमने दिल ही फाड़ दिया। दोस्तों हम लोग तो ऐसा कर नहीं सकते कि दिल फाड़ देंगे। तो किसी बच्चे ने पूछा है कि कोनिटिव डिटेंशन क्या होता है? अरे मेरे बच्चे, कोनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि विधि के उल्लंघन के बाद जिसको हिरासत में लिया जाए वो पोनिटिव है, दंडात्मक, और उसके पहले वो निवारक। तो अब आप देखोगे कि प्रोफेस मानने की बात है, आचरण प्रैक्टिस दिखता है, प्रैक्टिस दिखता है। और दूसरी बात है प्रोपेगेट, इसका मतलब है मैं तो मानूं, मैं तो अपनी बात को दिखाऊं, मैं अपने प्रचार भी कर सकता हूं, मैं अपनी बात किसी और को बता भी सकता हूं। इट मीन्स राइट टू प्रोपेगेट डजंट मीन्स राइट टू कन्वर्स द रिलीजन। प्रोपेगेशन का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि धर्मांतरण करना। ये बात ध्यान सुनने की है। राइट टू प्रोपेगेशन डजंट मीन्स दैट एनीबडी इज फ्री टू कन्वर्ट द रिलीजन ऑफ अदर। हमें किसी के धर्म को बदलने का अधिकार नहीं है, धर्मांतरण का अधिकार नहीं है। रिलीजियस कन्वर्जन इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोपेगेशन। अब आप देखोगे एक तरफ हमारे संविधान निर्माता क्या कर रहे हैं? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस दे रहे हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता दे रहे हैं धर्म को मानने। इसलिए बच्चों देखो हमारे यहाँ तो हमारे एक ऐसा देश है जहाँ पे इतने बड़े धर्मावलंबी हैं, शायद ही कहीं आपको मिलेंगे। एक बार तो यूएई के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आए थे, और यूएई में सोचो 80 लाख की आबादी है और केवल इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। उनमें भी आपस में झगड़े होते रहते हैं, उनमें भी आपस में झगड़े होते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सोचो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप सब आपस में हैं, भाई भाई दोस्तों। इतना बड़ा विविधता वाला देश आपको दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। कई बार हम इंडिया में रह के कई बार हम सोचते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अरे दोस्तों अच्छी बात क्या है, तो देखो कमाल का है, कमाल की बात ये हमारे है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कारण है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट दे रहा है। और आप जानते हो अगर जो बात कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ग्रांटेड है, नो पार्टी कैन टेक इट अवे, इवन नो लॉ कैन रिपील दैट फंडामेंटल राइट। तो अब फंडामेंटल राइट इसलिए फंडामेंटल राइट है, कोई सरकार भी चाहे इस प्रावधान को हम बदल देंगे तो हमारे नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों ध्यान से देखो, हमारे यहाँ जो फेथ है, जो धर्म, जो आस्था का अधिकार है, अंतःकरण की आजादी है, यानी मानने का, श्रद्धा, फेथ, मेरा विचार, वो राज्य तय नहीं करेगा, मैं तय करूंगा। और वो मेजॉरिटी है माइनॉरिटी है इस बात से तो कोई मतलब ही नहीं है। दैट इज द पॉइंट। अब जरा सोच के देखो, ये मेजॉरिटी है माइनॉरिटी है, ये तो अपने आप में कोई बात ही नहीं है। मामला क्या है कि हर व्यक्ति आज़ाद है, इसे
इसे जरा सोच के देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो मानता ही नहीं कि हिंदुज्म के लोग मेजॉरिटी में है और बाकी लोग माइनॉरिटी में है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एवरीबडी, एवरी इंडिविजुअल, कैसा मेजॉरिटी कैसा माइनॉरिटी। लेकिन ये भी तो आप देखोगे, ये भी तो आप देखोगे कि अगर ये रिलीजियस राइट है तो आप कहोगे सर ये बताओ राज्य का भी तो अधिकार होगा। अब आप कहोगे सर रिलीजियस राइट है तो ये बताओ कि अगर मुझे कहीं धर्म के प्रचार का अधिकार है तो क्या मैं सड़क पे तांडव करना शुरू कर दूं? तांडव की विशेष विधि होती है। तो उत्तर है नहीं। अगर आपको धर्म का अधिकार है तो इसका मतलब ताजिए को निकालना है मुहर्रम पे तो कहीं भी निकाल देंगे? उसका उत्तर है नहीं। इसका उत्तर है नहीं। क्योंकि बच्चों ये बात ध्यान सुनने की है, क्योंकि स्टेट का हम लोक व्यवस्था बनाए रखना है, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना है। तो हमें ऐसा अधिकार नहीं मिल पाएगा जो लोक व्यवस्था खतरे में डालता हो। इसलिए आप देखोगे हमेशा, जैसे मान लो कोई गरबा का आयोजन करना है, कहीं पे कोई धार्मिक, अगर बागेश्वर बाबा कहीं पे पंडाल लगेगा, पहला स्टेट की परमिशन चाहिए। इसे आपने सुना होगा, बिहार सरकार ने स्टेट दी परमिशन दिया था कि सरकार असेसमेंट करेगी कि जब लोग वहाँ आएंगे तो लोक व्यवस्था गड़बड़ तो नहीं होगी, हिंसा तो नहीं हो जाएगी। सरकार का ये काम नहीं बागेश्वर बाबा अपने प्रवचन में क्या कह रहे हैं, लेकिन लोक व्यवस्था बनाए रखना सरकार काम है। और ये भी नहीं है, आप देखोगे दूसरा इसका मतलब है हमारे यहाँ रिलीजियस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। रिलीजियस राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है उस पर, वो रिस्ट्रिक्शन उस पर लगा हुआ है। और रिस्ट्रिक्शन किसका है? लोक व्यवस्था का। इसे लखनऊ में ऐसा हो रहा था, लखनऊ में क्या हो रहा था कि जब मुहर्रम पे ताजिए निकलने की बारी आई, देखा एक व्यक्ति ने इस पुलिस को फ़ोन कर दिया। उसने कहा अरे मेरा ताजिया तो निकलने नहीं दे रहे लोग। पुलिस दौड़ी दौड़ी, पुलिस ने कहा क्या हुआ? आप जरा सोच के देखो, मुहर्रम पे ताजिया निकलने के समय बिल्कुल रूट तय हो जाता है। तो रूट बिल्कुल तय हो जाता है कि इसी रूट से ताजिया जाएगा, दूसरे रूट से नहीं जाएगा। और दूसरे रूट से किसी ने ताजिया निकालने की कोशिश की, उसको लट्ठी ही मिलेगा, फिर उसको लठ पड़ेगा। और किसी बच्चे ने पूछा सर धर्म कैसे बदले? अरे अपनी मर्जी से बदल ले यार, इसमें हमसे पूछने की क्या जरूरत है, जब चाहे बदल लो। ये मानने का विषय है ना, तो कभी कभी ईसा मसीह को मानो, कभी अल्लाह को मानो, कभी भगवान को मानो, ये तो आपके मानने का विषय है ना। तो लोक व्यवस्था और दूसरा स्वास्थ्य, इस भाई ये भी तो राज्य की जिम्मेदारी है। इसे हेल्थ, ये पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, ये तो राज्य की जिम्मेदारी है। ये भौतिक मामले हैं भाई, लोक व्यवस्था बनाए रखना। और नैतिकता या सदाचार, मोरलिटी, ये तीन प्रतिबंध पहले लग रहे हैं। इसका मतलब है देखो, एक यही हमारे संविधान में बैलेंस है। एक तरफ हमने रिलीजियस राइट दे दिया। इसने पूछा ताजिया क्या होता है सर? अरे ताजिया मतलब जो मुहर्रम में प्रोसेशन निकलता है ना, जुलूस जो निकलता है, उसे में जो बड़े बड़े कागज के जो बने होते हैं सिंबल, वो ताजिया है। तो हेल्थ, और आपने देखा कोरोना के समय सारे मंदिर मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए, ये इशू हेल्थ का है। कोई नहीं कर सकता ना ना भाई इसी समय हमें हनुमान जी की पूजा करने जा, मंदिर खोलो, स्टेट ने बंद करवा दिया। इसका सीधा मतलब है स्टेट का इसमें रेगुलेशन होगा, लेकिन इस बात पे नहीं कि आस्था पर, इस बात पे नहीं होगा कि व्यक्ति पूजा कैसे करे, आस्था कैसे करे। इस बात पर होगा कि स्वाभाविक तौर पर व्यक्ति लोग व्यवस्था के खतरा न पहुंचाए। और नैतिकता, अब मान लो कि हमारे कई गुरु महाराज जी लोग जेल के पीछे हैं, और सच मानो बच्चों मॉरलिटी तो आज तक हम परिभाषित नहीं कर पाए। और कहा भी जाता है, और एथिक्स में आपको सर बताएंगे भी ये मॉरलिटी का मतलब क्या होता है। लेकिन सच माने में जब हम कहते हैं नैतिकता, अब कई कई गुरु महात्मा जेल के पीछे हैं क्योंकि प्रवचन देते देते कुछ और देने लगे, तो स्टेट ने खोपचम ले लिया। इसलिए हमारे संविधान में एक तरफ ये कहता है कि व्यक्ति फ्री धर्म को माने, लेकिन दूसरी तरफ कहता है स्वास्थ्य को भी देखा जाए। अब आप इसी बात को और थोड़ा आगे बढ़ा दो, इसी बात को और भी आगे बढ़ा दो। किसी बच्चे सर क्या स्कूल में मैं धर्म का प्रचार कर सकता हूँ? हाँ भाई धर्म का प्रचार तो कर ही सकते हो, लेकिन स्कूल गए हो धर्म का प्रचार करने, पढ़ने गए हो। लेकिन अगर सहमत से कोई ऐसा प्रचार कर रहा है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप कोई बाइबल, कोई कुरान या गीता किसी को दे, अपने दोस्त को दे दो, अपने दोस्त को दे सकते हो।
तरह से उसको देखो, इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा दें, हमारे यहाँ धार्मिक अधिकार पे रिस्ट्रिक्शन केवल इतना ही नहीं लगाया है। अब देखो, इसका लाउड स्पीकर बजाने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नर बलि का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी। आर्टिकल 24-25 का क्लॉज 1 तो ये है, अब क्लॉज 2 पर, क्लॉज 3 पर अभी में आएंगे, लेकिन जरा उस पर यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कैसे इंटरप्रिटेशन किया है, अब जरा सोच के देखिए। अब कौन सी बात धर्म में शामिल होती है, कौन सी बात धार्मिक अधिकार में क्या शामिल है। और मैंने फिर कहा, धर्म पंथ का तो अंतर में बता ही दूंगा। पहले ये देख लें कि धार्मिक अधिकार में, रिलीजियस राइट में शामिल क्या क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देयर इज एसेंशियल फीचर ऑफ रिलीजन, धर्म के कुछ इसेंशियल फीचर है, मूल लक्षण है। देयर आर सम इसेंशियल फीचर्स ऑफ रिलीजन और सम नॉन इसेंशियल, कुछ ऐसे लक्षण कौन से हैं जो गौण है। तो देखो, नॉन गौण का मतलब द्वितीयक, या मतलब थोड़े कम महत्वपूर्ण है, ये गौण है। तो गौण लक्षण कौन है, लाउड स्पीकर बजाना, ये धर्म का सेकेंडरी फीचर है। लाउड स्पीकर यूज करना, ये पशु बलि देना, पशु बलि देना, या कहीं पे तांडव करना, किसी या पटाखे बजाना। कई बार जब क्रैकर्स के बारे में इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि क्रैकर तो मैंने कर पटाखे को प्रतिबंधित कर दिया जाए, दिस इज नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ रिलीजन, ये धर्म का एसेंशियल फीचर नहीं है। इसका मतलब जो एसेंशियल फीचर नहीं है, स्वाभाविक तौर पर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो नॉन एसेंशियल फीचर है, दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्टेट, उस पे राज्य का नियंत्रण स्वाभाविक तौर पर रहेगा, इसलिए हमारे एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और इसेंशियल फीचर क्या है, स्वाभाविक रूप में ये अंतःकरण का विषय है, उपासना का विषय है। यानी उपासना करना, अंतःकरण से वर्शिपिंग करना, उपासना करना, ये अंतःकरण का विषय है। और इतना ही नहीं, अब नॉन इसेंशियल फीचर में कई बार ये विवाद का हो जाता है। आपने देखा होगा अभी शायरा बानो केस में, अब तलाक का मामला, विवाह का मामला, वित्त का मामला, क्या ये भी इसेंशियल फीचर है। तो सच मानो इस बात पे बड़े डिबेट आ जाते हैं, नॉन इसेंशियल फीचर में राज्य का कंट्रोल रहेगा। इसलिए इस बात को अगर आप आर्टिकल से देखो, तो आर्टिकल में तो हमारे यहाँ आर्टिकल में बाकायदा फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल में लिखे गए भी हैं कि आप किस तरीके से आर्टिकल 25 को, अगर हम आर्टिकल 25 देख लें, इसमें बाकायदा लिखा गया है कि रिस्ट्रिक्शन कितने ज़्यादा हैं। आप इस बात को जरा देख सकते हैं कि अब देखो, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल लगा गया है। यानी अब थोड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से भी थोड़ा सा लिखने का टफ होता है मामला। तो किसी ने जो हिजाब का विवाद किया है, ये भी दोस्तों एक तरीके से, अब देखो हिजाब अब इसेंशियल फीचर है, नॉन इसेंशियल फीचर है, ये विवाद का विषय हो सकता है। इस बात पे तो अब देखो ईरान में बड़ा बवाल उठा था। कई बार धार्मिक जो गुरु कहते हैं, वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट कैसे तय करेगा इसेंशियल फीचर क्या है। इसेंशियल फीचर क्या है,
और जो स्टेट कहता है कि भाई बताओ अगर हम नहीं तय करोगे तो आपस में आप लड़ोगे, आपस में तमाम धर्मावलंबी तय करेंगे इसेंशियल फीचर क्या है, यहाँ पे डिबेट तो हो ही चलता है। इसलिए आप देखोगे कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड लिखिएगा सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी एंड हेल्थ, ये रिस्ट्रिक्शन पहले लगा दिया गया है, लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, ये रिस्ट्रिक्शन में बताई दिया। All equally entitled to conscience right to profess, practice, propagate their religion, ये यहाँ भी है कि मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आजादी है। लेकिन उसके अलावा कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, इन दिस आर्टिकल्स अफेक्ट लॉ प्रिवेंट स्टेट, यानी कोई भी राज्य लॉ बना सकता है, स्टेट कैन मेक अ लॉ। तो कैसे, कैसी विधि बनाए, किस लिए विधि बनाएगा, regulating or restricting any economic, political, other secular activity, यानी राज्य किसको कंट्रोल करेगा, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी विच आर रिलेटेड विथ रिलीजियस, यानी कोई ऐसा वित्तीय, राजनीतिक और ऐसे लौकिक काम जो कि धर्म से जुड़े हुए हों, और सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्मिंग थ्रोइंग ओपन अप हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। हमारे पूरे संविधान में एक ही धर्म का नाम लिखा गया, हिंदू, आर्टिकल 25 में, वो भी एक तरीके से नकारात्मक रूप में लिखा गया है, क्योंकि हिंदू धर्म के संस्थाओं को सभी धर्मावलंबी के लिए खोला जाए, ऐसा प्रावधान किया गया है। यानी अगर मान लो कि राज्य के द्वारा किसी मंदिर को सभी हिंदू धर्म के धर्मावलंबी के लिए खोला जा रहा है, इस आधार पर किसी बात को रोका नहीं जाएगा। सामाजिक कल्याण, अगर मान लो कि विवाह के मामले में आपको सती प्रथा खत्म कर दिया जाए और कोई कहे ना ना भाई हमें तो हमारा धार्मिक अधिकार, इस बात को नहीं माना जाएगा। और धर्म से जुड़ा हुआ, देखो धर्म के दो प्रयोग होते हैं, एक धर्म से जुड़ा हुआ रिलीजियस प्रयोग, और दैट इज अ वन यूज ऑफ ए रिलीजन दैट इज नॉन रिलीजियस, दैट इज अ पॉलिटिकल मटेरियल। कई बार होता है, इसीलिए हमारे कहा गया है धर्म, आप आस्था को मान सकते हो, आस्था को तो जो मर्जी हो मानो, लेकिन अब मान लो कि कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो कहीं से चंदा ले रही है, उस बात में राज्य का कंट्रोल होगा, फाइनेंस सही है। इसे निर्मल बाबा पहले कहते थे कि भाई समोसा खा लो एग्जाम ठीक हो जाएगा, और समोसा खा लो एग्जाम ठीक हो जाएगा, ये ठीक है नहीं ठीक है, इसलिए स्टेट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन स्टेट ने कहा भाई जो आपने बैंक अकाउंट में पैसा मंगाया है वो तो अब दो। इसलिए आप देखोगे कई मंदिरों को तो ट्रस्ट, कई मंदिरों के ट्रस्ट पे राज्य का नियंत्रण है, राज्य ने उनके पैसे पे नियंत्रण किया है, क्योंकि मंदिर का पैसा समाज का पैसा है। धार्मिक अधिकार के नाम पर पैसे पर कंट्रोल मत करो, धार्मिक अधिकार के नाम पे। अब विवाह, भाई देखो विवाह तो लौकिक मामला है, अब आप कहोगे कि भाई भाई पुरुष और महिला के बीच इक्वलिटी होनी चाहिए, अब धर्म के नाम पर आप कहोगे कि नहीं सामाजिक समानता नहीं होगी, ये भी बात स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारे यहाँ धर्म के अधिकार को कई तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तभी अब देखोगे कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशन है, वो कहीं विदेश से डोनेशन ले रहा है तो उसकी जानकारी पहले स्टेट को देना पड़ेगा, ये कंट्रोल है। क्योंकि धर्म से जुड़ा धार्मिक मामला कौन है, जो अंतःकरण का, आस्था का है। धर्म से, धर्म को जोड़कर आप वोट नहीं मांगेंगे, दैट इज नॉट अलाउड। धर्म के नाम पर पैसा नहीं लेंगे, ये रिस्ट्रिक्शन है। और नहीं नहीं धर्म के नाम पर दूसरे के नहीं डिस्टर्ब करेंगे। अरे भाई आपको ईश्वर ने उपासना करने की बात कही है, तो लाउड स्पीकर लगा के दूसरे को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो यार? हो सकता है दूसरे का मन सोने का है, दूसरे का मन सोने का है। इसीलिए मेरे बच्चों, हमारे संविधान में धार्मिक अधिकार दिए गए हैं, और एक तरफ राज्य को अधिकार दिया गया उस पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन डिस्प्यूट क्या है, फिर डिस्प्यूट क्या है, धर्म पंथ क्या है, धर्मांतरण क्या है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन क्या है, इस बात को हम बताएंगे कल। आज के लिए इतना है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी अब आपको सूर्य देवता की उपासना के त्यौहार की बड़ी बड़ी शुभकामना। और ये आपका रिलीजियस राइट है कि आप किसी भी धर्म को माने या ना माने, और ये हमारे संविधान की बड़ी खास विशेषता है। अब कोई सवाल है तो आज के लिए पूछ लो, बाकी अब इसी बात को हम कल कंटिन्यू रखेंगे। अब बच्चे, लगता है कि सर यहाँ किसी का जागरण में लाखों रुपए कलाकार लेते हैं, तो भाई ये तो धर्म से जुड़ा लौकिक मामला है, तो लाखों रुपए देते हो तभी तो लेते हैं।
और किसी के धर्म के नाम पर वोट मांगना, धर्म के नाम पर वोट मांगना अवैधानिक नहीं होना चाहिए, ये संविधान परमिशन नहीं देता। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी कल।